नेहा ने अपनी बुआ को फ़ोन लगाया और कहा, राधा बुआ, दादा की हालत ठीक नहीं है। वह तो गाड़ी मिल गई वरना लॉकडाउन के कारण आना भी कठिन हो जाता। उन्हें अस्पताल में एडमिट करवा दिया है। विवेक भी नहीं आ पा रहा है। माँ को तो आप जानती ही हैं, ऐसी स्थिति में परेशान हो जाया करती हैं। यदि आप आ जाएं तो। फ़ोन पर परेशान सी नेहा ने कहा। क्या माँ बीमार है? पहले क्यों नहीं बताया? शब्द निकलने को आतुर थे कि राधा ने अपनी शिकायत मन में दबा कर कहा, तू चिंता मत कर नेहा, मैं वहाँ जल्दी ही पहुँचने का प्रयत्न करती हूँ। विनय जो ऑफिशियल वर्क से विदेश गए थे, अभी कल ही लौटे थे। उन्हें 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा करना है। राधा ने उनके लिए खाना पानी तथा फल इत्यादि कमरे के दरवाजे पर रखे स्टूल पर रख दिया था तथा नेहा की बात उन्हें बताते हुए उनसे कहा कि वह जल्दी से जल्दी घर लौटने का प्रयत्न करेगी। आवश्यकता के समय लॉकडाउन में एक व्यक्ति तो जा ही सकता है, सोचकर उसने गाड़ी निकाली और चल पड़ी। गाड़ी के चलने के साथ ही बिगड़ेल बच्चे की तरह मन अतीत की ओर चल पड़ा। नेहा उसकी पुत्री न होकर भी उसके दिल के बहुत करीब है। वह उसके भाई अमित और सरोज भाभी की पहली संतान है। घर में 20 वर्ष पश्चात जब बेटी ने जन्म लिया तो सिवाय माँ के सबने उसका उत्साह से स्वागत किया था। भाई की तो वह आंखों का तारा थी, नटखट और चुलबुली। सरोज भाभी के लिए वह एक खिलौना थी। माँ की एक ही रट थी कि उन्हें घर का वारिस चाहिए। उनकी जिद का परिणाम था कि 1 वर्ष पश्चात वारिस आ भी गया। माँ तो विवेक के आने से अत्यंत प्रसन्न हुई। भाभी विवेक का सारा काम करके यदि नेहा की ओर ध्यान देती तो माँ खिंच कर कहती, न जाने कैसी माँ है जो बेटी पर ध्यान ही नहीं देती। अरे बेटी तो पराया धन है, ज़्यादा लाड़ जताएगी तो बाद में पछताएगी। माँ, इसीलिए तो इसे ज़्यादा प्यार देना चाहती हूँ। बेटा तो सदा मेरे पास रहेगा, तब इसके हिस्से का प्यार भी तो वही पाएगा, कहकर वह मुस्कुरा देती और माँ खींच कर रह जाती। कहते हैं कि खुशी की मियाद कम होती है। यही भाभी के साथ हुआ। 30 वर्ष की कमसिन उम्र में ही भैया 2 फूल उनकी झोली में डालकर एक एक्सीडेंट में चल बसे। भाभी की अच्छी भली जिंदगी बदरंग हो गई थी। कच्ची उम्र में विवाह हो जाने के कारण भाभी की शिक्षा अधूरी रह गई थी। मामूली नौकरी कर शहर में रहना पिताजी उनके ससुर जी को नहीं भाया था। वैसे भी वे उन लोगों में थे जिन्हें औरतों का घर से निकलना पसंद नहीं था। पिताजी भाभी और बच्चों को अपने साथ गांव ले आए। यह सच है कि उन्होंने भाभी को किसी तरह की कमी नहीं होने दी, किंतु माँ उन्हें सदा भाई की मृत्यु का दोषी मानती रही। इसीलिए उनके कोप का भाजन भाभी के साथ नन्ही नेहा भी होती। यह सब पापा की अनुपस्थिति में होता। नतीजा यह हुआ कि भाभी तो चुप ही हो गई, जबकि नन्ही 10 वर्षीय नेहा डरी डरी अपने ही अंतः कवच में कैद होने लगी थी। पिताजी के सामने खुश रहने का नाटक करते करते भाभी थक गई थी। रात के अंधेरे में मन चित्कार कर उठता और वह अवश्य बैठी चित्कार को मन ही मन में दबाते हुए अपनी खुशी नेहा और विवेक में ढूंढने का प्रयास करती। उसकी जिंदगी एक ऐसी कटी पतंग के समान बन गई है जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। बस दूसरों की सोच एवं सहारे जीना ही उनका आदि और अंत हो चला था। ससुराल के अलावा उनका कोई और भी था नहीं। माता पिता बचपन में चल बसे थे। जिन चाचा ने उन्हें पाला पोसा विवाह किया वे भी नहीं रहे थे। चाची अपने बेटों के सहारे जीवन बसर कर रही थी। अमित भाई की मृत्यु पर वह शोक जताने आई थी, साथ में अपनी विवशता भी जता गई। आज के युग में जब अपने भी पराये हो जाते हैं तो किसी अन्य से क्या आशा। भाभी ने स्वयं को वक्त के हाथों सौंप दिया था। जब भी राधा जाती तो भाभी दिल का दर्द उसके साथ बांट कर हल्की हो लेती थी। भाभी के लाइलाज दर्द को वह भी कैसे कम कर पाती। माँ से इस संदर्भ में बात करती तो वह कह देती कि तू अपना घर देख, मुझे अपना घर देखने दे। वह पापा को सारी बातें बताकर घर में दरार नहीं डालना चाहती थी, अतः चुप ही रहती। माँ सदा से ही शासन वाली महिला थी। उन्हीं की इच्छा के कारण वह भी ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी, किंतु उसका भाग्य अच्छा था जो पिता की मजबूत स्थिति के कारण
उसके ससुर ने अपने IITN बेटे के लिए न केवल उसे चुना वरन उसकी इच्छा अनुसार पढ़ने की इजाज़त भी दी थी। आज वह PhD करके महिला विद्यालय में प्रोफेसर है। विवेक अपने पिता के समान स्मार्ट है। वह इंजीनियर बनना चाहता था। जब वह पढ़ने बैठता तो दादी का प्यार उस पर उमड़ आता। वह स्वयं उसे अपने हाथों से खिलाती, जबकि नेहा को कुछ खिलाना तो दूर, जब भी वह पढ़ने बैठती तो माँ कहती, अरे घर का काम सीख, किताबों में आंखें ना फोड़। हमारे घर की लड़कियाँ नौकरी नहीं करती। हाँ, ससुराल वाले करवाना चाहे तो बात दूसरी है। एक बार राधा घर गई। नेहा सो गई थी तथा ननंद भाभी अपने सुख दुख बांट रही थी। तभी नेहा बड़बड़ाने लगी, मुझे कोई प्यार क्यों नहीं करता, मुझे कोई प्यार क्यों नहीं करता। हे भगवान, मुझे पैदा ही क्यों किया। इसके साथ ही उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। अस्फुट स्वर में कहे उसके शब्द राधा के मर्म को चोट पहुंचाने लगे। उसकी ऐसी हालत देखकर राधा ने सरोज से पूछा तो उसने कहा, पिछले 1 वर्ष से उसकी यही हालत है दीदी। शायद माँ जी के व्यवहार ने इसे भयभीत कर दिया है। यह डरपोक और दब्बू बनती जा रही है। अब तो बात करने में हकलाने भी लगी है। नेहा की हालत देखकर राधा ने माँ को समझाते हुए कहा, माँ, तुम्हारा अपने प्रति ऐसा रवैया मैं आज तक नहीं भूली हूँ। नेहा तुम्हारी पोती है, तुम्हारे बेटे का अंश। क्या तुम उसे दुख पहुँचाकर अपने बेटे की स्मृतियों के साथ छल नहीं कर रही हो? अगर भैया आज जीवित होते तो क्या वह अपनी बेटी के साथ तुम्हारा व्यवहार सह पाते? इस बच्ची से तुमने इसकी सारी मासूमियत छीन ली है। देखो कैसी डरी सहमी रहती है। भाई की असामयिक मृत्यु तथा तुम्हारी प्रताड़ना से भाभी का जीवन तो बदरंग बन ही गया है। अब इस मासूम का जीवन बदरंग मत बनाओ। तो अपनी सीख अपने पास ही रख, मुझे मत सिखा। तीखे स्वर में माँ ने कहा, माँ, अब मैं पहली वाली राधा नहीं हूँ। मुझे पता है पापा को कुछ पता नहीं होगा। मैं तुम्हारी सारी बातें पापा को बता दूंगी। राधा की धमकी काम आई थी। माँ का नेहा के प्रति रवैया बदला था, किंतु भाभी पर माँ बेटी में दरार डालने का आरोप भी लगा दिया। राधा ने जाते हुए नेहा से कहा था, बेटा, रो रो कर जिंदगी नहीं जी जाती। मेहनत कर, पढ़ाई में मन लगा, अच्छे नंबर ला। जब तू कच बन जाएगी तो तेरी यही दादी तुझे प्यार करेगी। वह तुझे कमज़ोर करने के लिए नहीं वरन मजबूत बनाने के लिए डांटती है। राधा ने उसके नन्हे दिल में विश्वास की नन्ही लौ जगाई थी। वह जानती थी कि वह झूठ बोल रही है, पर नेहा में आशा का संचार करने के लिए उसे यही उपाय समझ में आया था। नेहा ने उसकी बात कितनी समझी, किंतु सरोज कहती है कि अब वह पढ़ाई में मन लगाने लगी है। परिस्थितियों ने विवेक को समय से पहले परिपक्व बना दिया था। विवेक अपने पापा के समान इंजीनियर बनना चाहता था, अतः दादाजी ने उसका एडमिशन शहर की बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया था। नेहा भी धीरे धीरे अपने डर से निजात पाकर पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करने लगी थी। मैट्रिक में नेहा के अच्छे अंक आए तो उसने भी डॉक्टर बनने की अपनी इच्छा दादाजी के सामने प्रकट की। दादाजी जब तक कुछ कहते, दादी कह उठी, लड़कियों को शिक्षा इसलिए दी जाती है जिससे उनका विवाह उचित जगह हो सके। कोई आवश्यकता नहीं डॉक्टर बनने की। घर के काम में मन लगा। घर संभालने में तेरी पढ़ाई नहीं वरन तेरी घर संभालने की योग्यता ही काम आएगी। अरे भाग्यवान, अब समय बदल गया है। आजकल लड़कियां भी लड़कों की तरह पढ़ रही हैं और घर भी संभाल रही हैं। राधा तेरी वजह से ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, किंतु ससुराल में अपनी पढ़ाई पूरी कर कितने ही छात्रों को विद्या दान दे रही है। अपनी बहू की देख, अगर यह पढ़ी होती तो क्या तेरे कटु वचन सुनती? यह भी राधा की तरह ही नौकरी करते हुए अपने बच्चों का भविष्य संवार रही होती। मैट्रिक में हमारे घर में किसी के इतने अच्छे अंक नहीं आए जितने मेरी पोती के आए हैं। इसके बावजूद तुम ऐसा कह रही हो? लड़की जात है, ज़्यादा सिर पर मत चढ़ाओ, बाद में पछताओगे। दादी बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। दादाजी बहुत दिनों से अम्मा जी का नेहा के साथ रूखा व्यवहार देख रहे थे। आज वह स्वयं पर संयम न रख पाए थे तथा दिल की बात जुबान पर आ ही गई। उन्होंने नेहा को उसकी इच्छा अनुसार मेडिकल में जाने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। दादाजी से हरी झंडी मिलते ही नेहा ने 12वीं की पढ़ाई करते हुए
मेडिकल की तैयारी प्रारंभ कर दी। इसके लिए शहर से किताबें भी मंगवा ली थी, समय पर फॉर्म भी भर दिया। आखिर वह दिन भी आ गया जब उसे परीक्षा देने जाना था। वह अपने दादाजी के साथ परीक्षा देने जाने वाली थी कि अचानक दादी की तबीयत खराब हो गई। आखिर दादाजी ने राधा को फ़ोन करके अपने नौकर के साथ सरोज और नेहा को भेज दिया। साथ ही कहा, अगर तू ना होती तो ऐसे अकेले इतने बड़े शहर में बहू को भी कभी अकेला ना भेजता। उसने भी उन्हें चिंता न करने का आश्वासन दे दिया। परीक्षा वाले दिन राधा उसे परीक्षा सेंटर पर छोड़ने जाने लगी तो सरोज ने नेहा को दही चीनी खिलाते हुए कहा, बड़ा शहर है, अकेले इधर उधर मत जाना। परीक्षा के बाद जब तक मयंक ना पहुंच जाए तब तक इंतज़ार करना। राधा की एक मीटिंग थी जिसकी वजह से उसने मयंक अपने पुत्र को नेहा के एग्जामिनेशन सेंटर से लाने के लिए कह दिया था। शाम को परीक्षा समाप्त होने पर नेहा नियत स्थान पर खड़ी हो गई। लड़के लड़कियां अपने अपने घरों की ओर चल दिए। 10 मिनट बीता, 15 मिनट बीते, यहाँ तक कि आधा घंटा बीत गया। स्कूल का परिसर खाली होने लगा था। सूना परिसर उसे डराने लगा था। नेहा ने सोचा कि लगता है भैया किसी काम में फंस गए होंगे। आखिर कब तक वह इसी तरह खड़ी रहेगी। शहर की भीड़ भाड़ चकाचौंध उसे आश्चर्यचकित कर रहे थे। गांव से अलग एक नई दुनिया नजर आ रही थी। यहाँ लड़के लड़कियां अपने स्कूटर से स्वयं आना जाना कर रहे थे। जिनके पास स्वयं के वाहन नहीं थे वे ऑटो से जा रहे थे। अचानक उसे लगा, अगर वह शहर की आत्मनिर्भर लड़कियों की तरह नहीं बन पाई तो पिछड़ जाएगी। कुछ हासिल करना है तो हर परिस्थिति का मुकाबला करना होगा। डर डर कर नहीं, वरन हिम्मत से काम लेना होगा, तभी वह जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाएगी। बुआ का पता उसके पास ही था। उसने ऑटो किया और चल दी। मयंक वहाँ पहुँचा। नेहा को नियत स्थान पर न पाकर पूरे कॉलेज का चक्कर लगाकर घर पहुँचा। उसे अकेले आया देखकर सरोज भाभी के तो होश ही उड़ गए। पहली बार नेहा घर से बाहर निकली है। इतना बड़ा शहर, पता नहीं कहाँ चली गई। परीक्षा में फ़ोन ले जाना मना था, अतः वह फ़ोन भी नहीं ले गई थी। विनय मयंक को डांटने लगे कि वह समय पर क्यों नहीं पहुंचा। वह बेचारा भी सिर झुकाए बैठा था। वह करता भी तो क्या करता। ट्रैफिक जाम में ऐसा फंसा कि चाह कर भी समय पर नहीं पहुंच पाया। उसने तो नेहा से कहा भी था कि अगर देर भी हो जाए तो उसका इंतज़ार कर लेना, पर उसके पहुंचने से पूर्व ही चली गई। इसी बीच राधा आ गई। राधा ने मयंक को एक बार फिर नेहा को देखकर आने के लिए कहा। सरोज भाभी रोई जा रही थी। राधा भी डर गई थी, पर भाभी को समझाने के अतिरिक्त कर भी क्या सकती थी। मयंक जाने ही वाला था कि अचानक घंटी बजी। दरवाज़ा खोलते ही नेहा ने अंदर प्रवेश किया। उसे देखकर भाभी तो मानो पागल हो उठी। वह उसे मारती जा रही थी तथा कह रही थी, अकेले क्यों आई? कुछ देर इंतज़ार नहीं कर सकती थी? कहीं कुछ हो जाता तो मैं क्या जवाब देती तेरे दादाजी को? बस हो गई पढ़ाई, नहीं बनाना तुझे डॉक्टर। बस तेरा विवाह कर दूँ, मुझे मुक्ति मिल जाए। विनय सरोज के इस अप्रत्याशित रूप को देखकर अवाक थे। वहीं राधा ने भाभी की मनस्थिति समझकर उन्हें शांत कराने का प्रयत्न करने लगी। इसके बावजूद भाभी स्वयं पर काबू नहीं रख पा रही थी। नेहा उससे लिपट कर रोते हुए कह रही थी, बुआ आखिर गलती क्या है मेरी? कब तक मैं किसी की बैसाखी के सहारे चलती रहूंगी? आखिर ये बंदिशें सिर्फ लड़की के लिए ही क्यों है? क्यों उसे ही सदा अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है? मैं लड़की हूँ इसलिए मुझे शहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा गया। गांव के ही स्कूल में मैंने जैसे तैसे पढ़ा, जबकि मुझसे 2 वर्ष छोटा भाई। उसे इंजीनियर बनना है, इसलिए उसका शहर के अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया। वह हॉस्टल में रहता है, अकेले आता जाता है, उस पर तो कोई बंदिश नहीं है। फिर मुझ पर क्यों? भाभी, नेहा छोटी नहीं है, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान है। कब तक उसे अपने आंचल से बांध कर रखोगी? मुक्त कर दो उसे उन बंधनों से, तभी वह जीवन में कुछ कर पाएगी। क्या तुम चाहती हो कि वह भी तुम्हारी तरह ही घुट घुट कर जिए? जिसके पल्लू से तुम उसे बांध दो, उसी पर पूरी ज़िंदगी अर्पित कर देगी, अपना अच्छा बुरा भी ना सोच पाए। भाभी, तुमने तो अपनी ज़िंदगी काट ली, पर भगवान ना करे इसकी ज़िंदगी में कोई हादसा हो जाए तो
उसे आत्मनिर्भर बनने दो, कहकर राधा ने नेहा को अपनी बाहों में भर लिया था। भाभी की परेशानी वह समझ सकती थी। वह उन्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर उस समय अगर भाभी का पक्ष लेती तो नेहा के आत्मविश्वास और भावना को ही चोट पहुंचती, जिससे वह अपने लक्ष्य से भटक सकती थी। वह उसे टूटते हुए नहीं वरन सफल होते देखना चाहती थी, तथा यह भी जानती थी कि नेहा का पक्ष लेना भाभी को खटकेगा। हुआ भी यही। सरोज भाभी आश्चर्य से उसकी ओर देखती रह गई, फिर धीरे से बोली, दीदी, आपके दोनों बेटे हैं, आप नहीं समझ पाओगी लड़की की माँ का दिल। भाभी, अगर आपके ऐसे ही विचार हैं तो क्यों यहाँ इसे लेकर डॉक्टर की परीक्षा दिलवाने आई? अरे कोई भी लड़का देखकर बांध देती उससे, वह इसे चाहे जैसे भी रखता। मन कड़ा करके राधा ने कहा था। भाभी कुछ बोल नहीं पाई थी, पर उस दिन के बाद से नेहा उसके और करीब आ गई थी। कोई भी परेशानी होती उससे सलाह लेती। बाद में उसने नेहा को समझाते हुए कहा था, बेटा, औरत का चरित्र एक ऐसा शीशा है जिस पर लगी जरा सी भी किरच पूरी जिंदगी को बदरंग कर देती है। और फिर तेरी माँ तो गांव की भोली भाली औरत है, दुनिया की चकाचौंध से दूर अपने आंचल के साए में फूल की तरह सहेज कर तुझे पाला है, तभी तो जरा से झटके से वह विचलित हो उठी। तू उसे समझने की कोशिश कर। भाभी नेहा को लेकर चली गई। दादी ने जब नेहा के विवाह का प्रस्ताव रखा तो वह मना नहीं कर पाई। नेहा अपनी लड़ाई अपने आप लड़ रही थी। इसी बीच रिजल्ट निकल आया। नेहा का नाम मेडिकल के सफल प्रतियोगी की लिस्ट में पाकर दादाजी बेहद प्रसन्न हुए। दादी के विरोध के बावजूद उन्होंने उन्हें यह कहकर मना लिया, जरा सोचो, हमारी नेहा न केवल हमारे घर वरन हमारे गांव की पहली डॉक्टर होगी। मेरा सीना तो गर्व से चौड़ा हो गया। पिताजी के मन में द्वंद्व था तो सिर्फ इतना कि नेहा शहर में अकेली कैसी रहेगी। तब उसने कहा था, नेहा गैर नहीं, मेरी भी बेटी है। अगर आप सबको आपत्ति है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। संयोग से उसके शहर के मेडिकल कॉलेज में ही नेहा का एडमिशन हो गया। सरोज भी नेहा का हौसला बढ़ाने लगी, पर माँ का वही हाल रहा। इसी बीच पिताजी चल बसे। नेहा टूट गई थी। एक वही तो थे जो उसका हौसला बढ़ाते थे, वरना माँ के व्यंग बाण तो उसके कोमल मन को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। पता नहीं किस जन्म का बैर वह उसके साथ निकाल रही थी। उन्हें लगता था कि घर की सारी परेशानी की जड़ नेहा ही है, पढ़ लिख कर नाक ही कटवाएगी। सरोज असमंजस में थी। न वह सास को कुछ कह पाती थी, न बेटी का पक्ष ले पाती थी, क्योंकि अगर वह ऐसा करती तो नेहा के साथ सास के व्यंग्यबाणों का शिकार उसे भी होना पड़ता था। जल में रहकर मगर से बैर कैसे लेती। धीरे धीरे नेहा ने घर आना बंद कर दिया। जब भी छुट्टी मिलती वह उसके पास आ जाती थी। अब राधा अतीत से वर्तमान में पहुंच गई। अस्पताल पहुंचकर राधा कार पार्क करके रिसेप्शनिस्ट से जानकारी लेकर आईसीयू पहुंची। उसे देखकर नेहा उसके पास आई तथा रुवासी स्वर में बोली, बुआ, मेरी वजह से दादी की आज ये हालत है। ऐसा नहीं सोचते बेटा, अगर तू नहीं होती तो हो सकता है उनकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती। विजिटिंग का वक्त था, अतः नेहा उसे लेकर आईसीयू में गई। पानी। दादी की आवाज़ सुनकर नेहा उन्हें चम्मच से पानी पिलाने लगी। उसे देखकर माँ ने कुछ बोलना चाहा तो नेहा ने कहा, दादी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कुछ मत बोलिए। बुआ, आप दादी के पास रहिए, मैं ज़रा डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। माँ की आंखों से बहते आंसू ना चाहते हुए भी बहुत कुछ कह गए थे, वरना जिस तरह का सीवियर अटैक आया था, अगर उन्हें तुरंत सहायता नहीं मिली होती तो न जाने क्या होता। जो माँ कभी उसकी पढ़ाई की विरोधी थी, वहीं आज उसे दुआएं देती प्रतीत हो रही थी। विजिटिंग वक्त समाप्त होते ही वह बाहर आई तथा सरोज भाभी के पास बैठ गई। दीदी, अगर नेहा ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। माँ, दवा ले लो, वरना तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। नेहा पानी की बोतल के साथ माँ को दवाई देते हुए बोली। सरोज भाभी के ममत्व भारी निगाहों से देख रही थी। लेकिन यह कैसे हुआ? राधा ने पूछा। दीदी, माँ ने नेहा को बुलाया था। इस बार वह उनकी बात मानकर आ भी गई। उसके आते ही माँ ने उसकी विवाह की बात छेड़ दी। जब उसने कहा कि अभी मैं 3-4 वर्ष विवाह के लिए सोच भी नहीं सकती,
क्योंकि मुझे पीजी करना है। उसकी बात सुनकर वह बहुत नाराज़ हुई। अचानक उनका शरीर पसीने से लथपथ हो गया तथा वह अपना सीना कसकर दबाने लगी। नेहा उनकी दशा देखकर घबरा गई। उसने उन्हें चेक कराना चाहा तो माँ ने उसे झटक दिया। तब नेहा ने रोते हुए कहा, दादी प्लीज़ मुझे अपना इलाज करने दीजिए। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं स्वयं को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। माँ को हार्ट अटैक आया है। नेहा ने उन्हें वही दवा देकर स्थिति पर काबू पाया। उसने तुरंत हेल्पलाइन नंबर मिलाकर अपनी परेशानी फ़ोन उठाने वाले व्यक्ति को बताकर तुरंत एम्बुलेंस भिजवाने की प्रार्थना की। उस भले मानस ने गाड़ी भेज दी, वरना कोरोना वायरस द्वारा हुए लॉकडाउन के कारण आना ही मुश्किल हो जाता। जैसे ही हम चले, नेहा ने अस्पताल में किसी से बात की। उसकी पहचान के कारण तुरंत माँ जी को एडमिट कर डॉक्टरों ने उनकी चिकित्सा प्रारंभ कर दी। दीदी, नेहा ने तब से पलक भी नहीं झपकाई है। समय पर दवा देना लाना सब वही कर रही है। दीदी उचित चिकित्सा के अभाव में पिताजी को तो बचा नहीं पाए, पर माँ को नहीं खोना चाहती। भाभी के दिल का दर्द जुबान पर आ गया था। विनय की वजह से उसका रोज जाना तो नहीं हो पा रहा था, पर फ़ोन से हालचाल लेती रहती थी। माँ ठीक हो रही है सुनकर उसे संतोष मिलता। आखिर विनय का क्वारंटाइन भी पूरा हो गया था। सब ठीक रहा। माँ को भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई। माँ अभी काफ़ी कमज़ोर थी। नेहा को अपनी सेवा करता देख एक दिन वह उसका हाथ पकड़कर बोली, बेटी मुझे क्षमा कर दे। मैंने तुझे सदा गलत समझा, बार बार तुझे रोका टोका। दादी प्लीज़ आप दिल पर कोई बात ना लें। अभी आप कमज़ोर हैं, आप आराम करें। मुझे कुछ नहीं होगा बेटा। गलती मेरी ही है जो सदा अपने विचार तुझ पर थोपती रही। मैंने क्या क्या नहीं कहा तुझे, पर तूने मेरी जान बचाई। मुझे नाज है तुझ पर। माँ ने कमज़ोर आवाज़ में उसे देखते हुए बोला, प्लीज़ दादी अभी आपको आराम करने की विशेष आवश्यकता है। यह दवा ले लीजिए और सोने की कोशिश कीजिए। हाथ के सहारे माँ को उठाकर दवा खिलाते हुए नेहा ने कहा। माँ के तीमारदारी के साथ साथ इधर उधर भाग दौड़ करती गांव की भोली भाली लड़की नेहा को अदम्य आत्मविश्वास से माँ की सेवा करते देख राधा सोच रही थी कि अगर मन में लगन हो तो औरत क्या नहीं कर सकती। उसे दया आती है उन दंपतियों पर जो बेटों के लिए बेटियों का गर्भ में ही नाश कर देते हैं। वह क्यों भूल जाते हैं बचपन से लेकर मृत्यु तक विभिन्न रूपों में समाज की सेवा में लगी नारी हर रूप में अतुलनीय है। बदलते समय के साथ नेहा जैसी नारियां अपने आत्मबल से आज समाज द्वारा निर्मित लक्ष्मण रेखा को तोड़ने में काफ़ी हद तक कामयाब हो रही हैं। यह बात अलग है कि आज भी पुरुष तो पुरुष, स्वयं स्त्रियां भी ऐसी स्त्रियों के मार्ग में कांटे बिछा रही हैं। फिर भी लड़ाई जारी है कि तर्ज पर ये लड़कियां आज अपना अस्तित्व कायम करने के लिए तत्पर हैं और करती रहेंगी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।